हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडीएम ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा है कि टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम अ टीचर हैड डिस्ट्रीब्यूटेड अ sheet on which four right angled triangles were drawn and asked the child to find the relationship between the sides of a triangle. In the above situation, the teacher used पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ाने के लिए शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर चार समकोण त्रिभुज खींचे गए थे और बच्चों को त्रिकोण के पक्षों के बीच संबंध खोजने के लिए कहते हैं। उपरोक्त स्थिति में शिक्षक ने इस्तेमाल किया तो है डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि, लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि, इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। इसका आंसर होगा आगमन विधि। कैसे होगा आप इसे समझते हैं। कई लोग इसे प्रयोगशाला विधि भी मान रहे हैं, बट ये ऑप्शन रॉन्ग है। क्योंकि देखिए इसमें किया क्या है, इसमें फोर राइट एंगल ट्रायंगल हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इनमें संबंध खोजने के लिए कहा गया है। तो फाइनली वो स्टूडेंट जो है वो संबंध खोजेगा। और आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस चीज को खोजेगा वो। किससे खोजेगा? पर्टिकुलर केसेस। देखो ये पर्टिकुलर केस 1, पर्टिकुलर केस 2, पर्टिकुलर केस 3, पर्टिकुलर केस 4। इन चार केसेस से वह इस नियम पर पहुंचेगा कि ऐसा होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग पर और लंब के वर्ग पर योग के। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलर टू जनरल है। और इसको याद करने के लिए सबसे अच्छी तरीका यह है कि हम पी आई जी वर्ड याद रखें। पी आई जी वर्ड, तो इससे हमको फायदा होगा कि हम तुरंत समझ जाएंगे कि क्या होता है इंडक्टिव। पी आई जी। पी से हो गया पर्टिकुलर, जी से हो गया जनरल, आई से हो गया इंडक्टिव। इंडक्टिव जब भी पर्टिकुलर केसेस से हम जनरलाइज करते हैं तो वहाँ इंडक्टिव मेथड होता है। इसको हम अन्य तरीकों से भी कह सकते हैं, उदाहरण से नियम की ओर। छोटे छोटे उदाहरण, कई उदाहरण दीजिए, दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण, और लास्ट में ये एक संबंध निकाल लीजिए, एक नियम निकाल लीजिए, रूल खोज लीजिए। तो उदाहरण से नियम की ओर कहें तब भी हमारा इंडक्टिव मेथड होगा, यानी कि आगमन मेथड होगा। आई आई भी वॉवेल है और आ भी वॉवेल है, ठीक है। इन दोनों को रिलेट रखिएगा। कभी कभी इंडक्टिव या आगमन में भूल हो जाती है। ध्यान दीजिएगा कि आई भी जो है वॉवेल है, आ भी वॉवेल है, वॉवेल से वॉवेल है। तो इंडक्टिव मेथड को याद रखना। और डिडक्टिव में क्या है? डी कॉन्सोनेंट है, ना भी कॉन्सोनेंट है। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए एक वांछनीय अभ्यास की पहचान करें। फर्स्ट है हमारा, ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ सिंपल बेसिक शेप्स। ऐसा नहीं है। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल बुनियादी आकारों की मान्यता तक सीमित होना चाहिए। ये सिलेबस पहले से डिसाइडेड है। और अगर आप जा कर के देखेंगे तो ज्योमेट्री के आकारों की मान्यता तक ही नहीं सीमित है प्राइमरी लेवल पर, बल्कि उनमें और भी आगे तक की बात कही गई है। सो हम ऑप्शन बी पर चलते हैं। द टीचर शुड बिगिन बाय गिविंग क्लियर डेफिनेशन ऑफ सिंपल शेप्स एंड शोइंग एग्जाम्पल्स। शिक्षक को सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देकर और उदाहरणों को दिखाते हुए शुरू करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज children should be given ample opportunity to develop an intuitive understanding of space। बच्चों को अंतरिक्ष यानी स्पेस की सहज समझ विकसित करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। डी है डेवलपिंग एक्सटेंसिव ज्योमेट्रिक वोकेबुलरी नीड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव एट प्राइमरी लेवल। व्यापक ज्यामितीय शब्दावली विकसित करना प्राथमिक स्तर पर एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम देखते हैं, अगर हम ऑप्शन नंबर सी को, तो यही सही आंसर होगा। बच्चों को स्पेस की समझ विकसित के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए, क्योंकि बचपन में बुद्धि का इस तरह से विकास होना बहुत ही आवश्यक होता है। और हालांकि बी ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि पहले परिभाषा देने की बात कह रहा है। परिभाषा देने की बात कर रहा है, तो परिभाषा देने का मतलब हो गया डिडक्टिव मेथड। पहले परिभाषा देगा, मतलब जनरलाइज कर देगा चीज़ों को, फिर पर्टिकुलर चीज़ों पर उसको अप्लाई करेगा। तो यहाँ डिडक्टिव हो गया, और डिडक्टिव मेथड प्राइमरी लेवल पर यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, इस तरह से काम करना चाहिए ताकि वह चीज़ों को सही ढंग से समझ सकें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन गणितीय तर्क का सूचक है? तर्क का मतलब समझ रहे हैं? रीजनिंग क्या होती है? परिभाषा। फर्स्ट है एबिलिटी टू प्रोवाइड डेफिनेशन, गणितीय उदाहरणों की परिभाषा प्रदान करने की क्षमता। बी है एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन, गणितीय प्रक्रिया का औचित्य प्रदान करने की क्षमता। सी है एबिलिटी टू कैलकुलेट एफिशिएंटली, कुशलता से गणना करने की क्षमता। एबिलिटी टू रिकॉल द करेक्ट फार्मूलाई इन डिफरेंट सिचुएशन, विभिन्न स्थितियों में सही सूत्रों को याद करने की क्षमता। तो कुशलता से गणना करना या कोई प्राइमरी लेवल पर कोई स्किल नहीं है। प्राइमरी लेवल पर इस पर कभी फोकस ही नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन को देखें। डी में सही सूत्रों को याद करना और रोट लर्निंग को कभी भी प्रमोट ही नहीं किया जाता है, कोई भी पेडागोजी हो। कुशलता से गणना करना और परिभाषा प्रदान करना, ये भी एक तरह से रोट लर्निंग हुई। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन ही तो रीजनिंग होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द मैथमेटिक्स यूज्ड बाय इलिटरेट शॉपकीपर, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। ए इज़ वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग ऑल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स। बी हैज़ एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का अर्थ होता है अस्पष्टता, अस्पष्टता होती है जिसमें क्लियर ना हो, एम्बिग्यूटी। सी है शुड बी डिस्कस्ड बाय द टीचर्स इन क्लासरूम एज एन अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी इन सॉल्विंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एंड डी इज नॉट यूजफुल इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। ए और डी ये एक्सट्रीम केसेज है, कोई उपयोग नहीं है और सभी समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी समस्याओं को हल करने के लिए होता तो फिर पढ़ाने की ज़रूरत ही क्या है। अशिक्षित दुकानदार मतलब जब कर सकता है सभी गणितीय समस्या को, तो फिर हायर मैथमेटिक्स पढ़ डालो, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इनमें स्पष्टता और इसमें शुद्धता का स्तर बहुत कम है, ऐसा भी नहीं है। स्पष्टता है, कई बार उनके कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होते हैं अगर आप उन्हें प्रैक्टिस करके देखें। बट इसमें ऑप्शन सी जो है, इसमें देखिए पॉजिटिव चीज़ है, शुड बी डिस्कस्ड एज द टीचर, शुड बी डिस्कस्ड बाय द टीचर इन क्लासरूम एज एन अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी इन सॉल्विंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसे शिक्षकों द्वारा यूज़ किया जाना चाहिए ताकि वैकल्पिक मतलब साइड में एक रूल के रूप में समझा जाना चाहिए। जैसे एस्टिमेशन, लगभग कितना, उसका एक आकलन कर सकते हैं हम आंसर देख करके या प्रश्नों को देख करके, मोटा मोटा हिसाब जिसको बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव चीज़ दी गई है, किसी चीज़ को डायरेक्ट नकारा भी नहीं गया है जैसा कि ऑप्शन डी में है, और 100% स्वीकारा भी नहीं गया है जैसा कि ऑप्शन ए में है। मध्यम मार्ग अपनाते हुए उसे पॉजिटिव में लेते हुए ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाउ शुड अ टीचर हैंडल अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम। गणित की कक्षा में एक शिक्षक को बच्चों के विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विषमांग। हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विषमांग, जिसमें अलग अलग आईक्यू के लोग, अलग अलग एबिलिटी के लोग एक साथ अगर हों तो उन्हें हम हेट्रोजीनियस बोलेंगे। जैसे अगर पानी हो और ऑयल हो, तेल हो, दोनों मिक्सअप ना होते हों तो इन्हें हम हेट्रोजीनियस सोल्यूशन बोलेंगे। ये केमिस्ट्री का टर्म है। और होमोजीनियस का मतलब होता है समांग, मतलब एक समान। तो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो विषम समूह का यही मतलब है यहाँ पर। तो लिखा है बाय ग्रुपिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर इन सेम क्लासरूम
सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक साथ समूहित करके, बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज टुगेदर सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, विभिन्न क्षमताओं के बच्चों को एक साथ समूहित करके ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। सी है बाय डूइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू लो एबिलिटी चिल्ड्रन इन द क्लास एंड गिविंग द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एज होम असाइनमेंट्स टू हायर एबिलिटी चिल्ड्रन, कक्षा में कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार प्रश्न करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को गृह कार्य के रूप में जटिल प्रश्न दे करके। ये ऑप्शन भी सही नहीं है, क्योंकि आप एक ही क्लास में दो तरह के होमवर्क नहीं दे पाएंगे, उससे चिल्ड्रन डेमोक्रेटिक वैल्यू का विकास नहीं होगा। आप अलग अलग क्यों कर रहे हैं? इक्वल ट्रीटमेंट की मांग होगी बच्चों से, आपसे, आप एज ए टीचर अगर हैं तो। बाय ग्रुपिंग द चिल्ड्रन ऑफ सेम एबिलिटी टुगेदर एंड गिविंग देम क्वेश्चन रिगार्डिंग टू देयर एबिलिटी, एक ही क्षमता के बच्चों को एक साथ समाहित करके उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें प्रश्न दे करके। ये ऑप्शन भी अनडेमोक्रेटिक है। एक ही क्षमता के बच्चों को एक साथ बैठाएंगे, मतलब कि जो सबसे लो आईक्यू का बच्चा है उन्हें लो आईक्यू के साथ ग्रुपिंग करेंगे, जो हाई आईक्यू के हैं हाई के साथ, मतलब इसका मतलब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बच्चों में। तो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, जिसमें एक पॉजिटिविटी का मैसेज है, विभिन्न क्षमताओं के बच्चों को एक साथ समाहित करके ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। इससे हमें क्लास को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, इसको करते समय एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हमें हमेशा आदर्शवादी विचारधारा को अपनाना होगा क्वेश्चन करते समय, भले ही रियल में कुछ और घटनाएं घटित होती हों, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे टेस्ट लेते हैं और हाई आईक्यू के बच्चों की उनकी क्लास अलग होती है, लो आईक्यू की क्लास उनकी अलग होती है। इससे पढ़ाने में लाभ भी मिलता है। ओके, बट सीटेट के क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको थोड़ा सा आइडियल होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, द लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलप्ड, गणित में सीखने के परिणाम विकसित किए जाते हैं, यहाँ होते हैं हो गया है, किए जाते हैं होना चाहिए, या पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स, तो इसमें है टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस एजुकेशनल सर्वेज, विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए। बी, टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल टू बी अचीव्ड बाई चिल्ड्रन, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षताओं और कौशल को परिभाषित करने के लिए। सी, टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर ईयर एंड एग्जामिनेशंस, बच्चों के साल के अंत की परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए। सच दैट चिल्ड्रन में बी टोल्ड स्मॉल स्टेप्स फॉर कैलकुलेशंस, ऐसे कि छोटे बच्चों को गणना के लिए छोटे कदम बताए जा सकते हैं। इसमें से सारे ऑप्शन को देख करके अगर देखें तो ये जो लर्निंग आउटकम है इसको लेसन प्लान में टीचर ही बनाता है, वो बिहेवियरल टर्म में उसको रखता है। मेजरेबल बिहेवियरल टर्म आपको याद होगा, आप जो लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं कि बच्चा वर्ग को परिभाषित कर सकेगा, आयत को परिभाषित कर सकेगा, आयत और वर्ग में अंतर बता सकेगा, वही लर्निंग आउटकम है। लर्निंग आउटकम को पहले ही लिखा जाता है लेसन प्लान के, या टीचर बनाएगा। उसको किस लिए बनाया जाता है? ताकि वह क्लास वाइज, क्लास के अनुसार ही हम बनाते हैं उसे, टू डिफाइन द क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स टू बी अचीव्ड बाय चिल्ड्रन, बच्चों द्वारा जो हासिल की जाएगा उसी के हिसाब से लर्निंग आउटकम्स को हम लिखते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस इन द क्लासरूम इज एन एक्टिविटी, कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि है? जाहिर सी बात है इसमें जिसमें बच्चा एक्टिव होगा वो ऑप्शन सही होगा। इसमें देखिए ए ऑप्शन है, चिल्ड्रन रिसाइटिंग काउंटिंग इन फॉर्म ऑफ राइम्स, राइमिंग करते हुए बच्चे उसे कर रहे हैं, तो यह ऑप्शन नहीं सही है क्योंकि इसमें एक्टिव है ही नहीं बच्चे। चिल्ड्रन कॉपिंग फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड से नकल कर रहे हैं। चिल्ड्रन इंगेज इन एक्सप्लोरेशन, एंड डी ऑप्शन इज टीचर एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू सम, शिक्षक समझाते हैं कि कैसे जोड़ करना है, कैसे सम करना है। इसमें ऑप्शन जो है सी जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव है बच्चा, इसलिए यह एक्टिविटी होगा। एक्टिव होगा तो एक्टिविटी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ऑन आस्किंग चाइल्ड व्हाट इज एरिया ही सी आंसर्ड लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा यहाँ पे। व्हाट कैन यू से अबाउट द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया, एक बच्चे से पूछने पर। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन आस्किंग अ चाइल्ड व्हाट इज एरिया ही शी आंसर्ड लेंथ इनटू ब्रेड्थ, व्हाट कैन यू से अबाउट द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया।
एक बच्चे से पूछने पर क्षेत्र क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई का जवाब दिया। क्षेत्र की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है द चाइल्ड यूज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज जनरल आइडिया ऑफ एरिया ऑफ एनी क्लोज्ड शेप। बच्चे ने आयत के क्षेत्र का उपयोग किसी भी बंद आकार के क्षेत्र का सामान्य विचार के रूप में किया था। द चाइल्ड इज राइट इन सेइंग एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बच्चा यह कहने में सही है कि उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई है उसका एरिया। सी द चाइल्ड इज कंफ्यूज्ड बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर। बच्चे क्षेत्र और परिधि की अवधारणा के बीच भ्रमित है। द चाइल्ड हैज़ नो आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। नो, पहले डी ऑप्शन देखेंगे, या रॉन्ग है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एरिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसको एरिया का अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता तो वह लंबाई गुणे चौड़ाई भी नहीं बोलता। आते हैं, बच्चा परिधि की अवधारणा के बीच भ्रमित है। अगर भ्रमित होता तो आंसर नहीं कर पाता बिल्कुल भी। चाइल्ड इज राइट इन सेइंग एरिया ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ऐसा नहीं है, हर चीज़ का एरिया ऐसे ही नहीं होता है, क्योंकि ट्राइंगल में लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन ए इसमें सही होगा। बच्चे ने आयत के क्षेत्र का उपयोग किसी बंद आकार के क्षेत्र के सामान्य विचार, जनरलाइज कर दिया उसने। उसको समझ जरूर विकसित है, लेकिन उसने जनरलाइज कर दिया कि लंबाई गुणे चौड़ाई, इस तरह से एरिया हम निकाल लेते हैं। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स लर्निंग। गणित सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनरली गर्ल्स आर वीकर इन मैथमेटिक्स। ऑप्शन ए वेरी वेरी रॉन्ग। किसी भी जेंडर से, मेल फीमेल एंड देर इज आल्सो थर्ड जेंडर, नाउ इट इज रनिंग थर्ड जेंडर। तो कोई भी जेंडर हो, उसका गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं होता है। आपको ये पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। जनरली आज के 2-3 पीढ़ी, 2 पीढ़ी पहले या 1 पीढ़ी पहले यह माना जाता था कि लड़कियों का सब्जेक्ट नहीं है गणित, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ, द फर्स्ट प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ गर्ल, कंप्यूटर प्रोग्राम। ओके, सो दिस इज़ वेरी टफ। मैथमेटिक्स का जो इसेंस होता है वो लगभग प्रोग्रामिंग ही होता है, जिसमें सब लॉजिक और ये सब सारी चीज़ लगती हैं। एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स। हर कोई गणित सीख सकता है। सी ऑप्शन, मैथमेटिक्स कैन ओनली बी लर्न बाय रिगरस प्रैक्टिस। गणित को केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू लर्न। गणित सीखने के लिए कठिन विषय है। इसमें सबसे पॉजिटिव सेंटेंस है, हर कोई गणित सीख सकता है। ओके, गणित को केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। यह बहुत ही, ये भी एक्सट्रीम केस बता रहा है। केवल कठोर अभ्यास से ही नहीं सीखा जा सकता, कुछ सरल अभ्यास से भी सीखा जा सकता है। इसलिए ये सारे ऑप्शंस, बी को छोड़ करके सारे ऑप्शंस गलत हैं। इसलिए ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होगा। ओके, हर कोई गणित सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट कॉन्सेप्ट मैप। फर्स्ट फोकस ऑन दिस, मेनी स्टूडेंट्स हैव रिटन दिस रॉन्ग। हियर यू हैव टू फोकस फर्स्ट, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू सही नहीं है। तो आप देखिए, सही नहीं है तो कोई एक होगा। संकल्पना मानचित्र का निर्माण शिक्षकों द्वारा ही किया जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट मैप शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स ओनली। कॉन्सेप्ट मैप्स आर हायरार्किकल इन नेचर। कॉन्सेप्ट मैप्स हेल्प इन थिंकिंग, लिंकिंग प्रियर नॉलेज टू न्यू इंस्ट्रक्शन। अवधारणा मानचित्र पूर्व ज्ञान को नए निर्देश से जोड़ने में मदद करता है। प्रियर नॉलेज टू न्यू इंस्ट्रक्शन, जो आपका पूर्व ज्ञान है उसमें नई चीज़ों को जोड़ने में मदद करता है। कॉन्सेप्ट मैप्स रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स एंड लिंक कनेक्टिंग देम। संकल्प मानचित्र परस्पर जुड़ी अवधारणा और उन्हें जोड़ने वाले लिंक के एक संग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें सही हैं, बट ए को छोड़ करके। शिक्षकों द्वारा ही नहीं निर्माण किया जाता। कॉन्सेप्ट मैप जो है वो स्टूडेंट द्वारा भी बनता है, उसे स्टूडेंट भी बना सकते हैं। हर कोई कॉन्सेप्ट मैप का इस्तेमाल करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस ये भी बहुत कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट होता है किसी चीज़ को सुनने के बाद, कोई आपके सामने प्रेजेंट करे कोई चीज़, उसको सुनने के बाद जो प्रथम विचार आपके मन में आता है वही कॉन्सेप्ट है। जैसे आपके सामने कोई बोल दे हल्दी, ओके, अगर आपके सामने कोई बोले कि हल्दी, तो हल्दी बोल दिया अब उसने। अब अगर रूरल बच्चा है, रूरल एरिया, विलेज एरिया का बच्चा है, तो उसको हो सकता है कि उसको खेतों की समझ हो और वह हल्दी को एक गांठ के रूप में, एक अदरक के रूप जैसा समझ पाए।
और वहीं अगर शहरी बच्चा है उसे वह दूसरे तरीके से देखेगा, उसे वह दूसरे तरीके से भी देख सकता है। लाइक कि पिसे हुए हल्दी के रूप में भी समझ सकता है, जिसने कभी ना देखा हो। तो पहला जो कॉन्सेप्ट आया, शब्द एक ही है, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। बट कुछ दिनों बाद जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, या चाहे शहर का हो या गांव का, उसे कुछ समय बाद यह समझ में आ जाता है कि दोनों के बीच में एक कनेक्शन है। यही दो कनेक्शन है जो बाद में डेवलप होंगे। ये हल्दी ये कच्चा है ब्लू कलर वाला, और ये जो है उसका प्यूरिफाइड वर्जन है, प्रोसेस्ड वर्जन है थोड़ा सा। अब उसके आगे भी तो आप देखिए कि इससे कहीं ना कहीं रेड वाला कलर ऊपर है। अब उसके ऊपर भी जा सकते हैं हम कि मसाला, हल्दी को वो मसाले के रूप में ले सकता है। तो मसाले में भी दो तरह की चीज़ें हो जाती हैं। ओके, कुछ पिसे मसाले होते हैं, कुछ गैर पिसे मसाले होते हैं। देखिए एक दूसरे से चीज़ें अवलंबित हैं। अब अगर और कॉन्सेप्ट को और उसके संकल्पना हो तो वह यह जान पाएगा कि हल्दी जो है पेड़ के जड़ में होती है। ओके, तो वह एक चीज़ और समझेगा। एक कॉन्सेप्ट और आया, खेत में होती है। फिर वह देख सकता है कि हल्दी का कोई आयुर्वेदिक इलाज के रूप में यूज हो सकता है, तो ऊपर ड्रग के रूप में उसे हम यूज कर सकते हैं एज ए ट्रीटमेंट। तो देखिए सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है कि नहीं है, और हायरार्कियल भी हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हायरार्कियल भी है, कोई ऊपर है कोई नीचे है। और इन सारे समूहों को जब हम इंटरलिंक्ट कर देते हैं तो हमें उस सब्जेक्ट की पूरी मास्टरी हासिल हो जाती है। ओके, तो जो ये कॉन्सेप्ट होता है, हल्दी है, पिसा है, उसका आयुर्वेदिक यूज है, उसकी जड़ें होती हैं, उसकी जड़ों की खेती कैसे की जाती है, तो देख रहे हैं आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में आप इंटरलिंक्ड हो जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। तो इसे ही हम कॉन्सेप्ट मैपिंग बोलते हैं या पदानुक्रमित होता है। अतः इसका ऑप्शन ए जो है कॉन्सेप्ट मैप के बारे में बिल्कुल ही गलत है। ओके, और चूंकि सही नहीं पूछा है तो गलत वाले को ही सही करेंगे। सो ऑप्शन ए इज राइट। ओके, थैंक यू। जो प्रश्न समझ में ना आए उन्हें आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर दें, ताकि हम उसे आगे भी तैयार कर सकें, आगे के वीडियोस में उसे हम बता सकें। और कुछ सजेशंस अगर आपके हों, लाइक आवाज़, स्क्रीन प्ले, इन सब को लेकर के, तो उसको भी आप बताएं। थैंक यू।